एवरीवन, मैं अभिषेक फिर से हाजिर हूँ आपके सामने आपके अपने YouTube चैनल JKSSP ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। तो गाइस, मुझे उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिन्होंने फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को देख रहे हैं जो, ठीक है, उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप एक काम करिए, आप पहले हमारे जो हमने पहले पार्ट बनाए हैं पहले उनको देख लीजिए एंड देन इस पार्ट पे आइएगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड हो। ठीक है, तो गाइस हमने कहाँ पे कल छोड़ा था वहीं से आज स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं सेट में हमने सबसे पहले पढ़ा सेट, उसके बाद सेट की रिप्रेजेंटेशन पढ़ी, रिप्रेजेंटेशन के बाद हमने टाइप्स पढ़ी सेट्स की। ठीक है, टाइप्स के बाद हमने ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़े। ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट्स में हमने पढ़ा था यूनियन, इंटरसेक्शन और थर्ड डिफरेंस ऑन सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो ये मेनली ये चीजें हमने पढ़ ली हैं और आज हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसको फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि चीजें आपको फिर से थोड़ी सी क्लियर हो जाए और फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो गाइस मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आज जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिर्फ हम क्वेश्चंस करेंगे जो ज्यादा से ज्यादा आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना बचे जो आपने ना देखा हो। क्लियर है? ठीक है, तो यूनियन मैंने समझाया था आपको। यूनियन की अगर बात करें तो यूनियन का मैंने आपको मतलब बताया था कि यूनियन को आप बोल सकते हो ऑल, सारा का सारा, ये सब कुछ, इस तरीके से कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हो अपने याद रखने के लिए कि व्हाट इज यूनियन, कि यूनियन है क्या। मान लो आपके पास दो सेट हैं, लेट ए एंड बी वी, टू सेट्स, दो सेट्स है आपके पास और उन दो सेट्स का अगर हम यूनियन निकालें तो वो भी एक सेट बनेगा। इन दोनों सेट का अगर हम यूनियन फाइंड करें तो वो भी एक सेट बनेगा और वो सेट किसके बराबर होगा? तो वो सेट बराबर होगा द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, समझ आई? तो इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है सेट बिल्डर फॉर्म में। किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये चीज शायद मैंने कल नहीं बताई थी आपको, तो आज क्लियर कर देता हूं वो भी। देखो, ए यूनियन बी को मैंने आपको बोला था कि सारे के सारे एलिमेंट्स, जो भी ए के एलिमेंट्स होंगे या जो भी बी के एलिमेंट्स होंगे वो सारे ही इसमें कंबाइन होंगे। अब यही चीज मैंने लिखी है कि सेट ऑफ ऑल एक्स, सारे के सारे एक्स होंगे इसमें और एक्स बिलोंग करेंगे ए को या एक्स बिलोंग करेंगे बी को। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अगर एग्जांपल देख लो आप, अगर आप इसके एग्जांपल देखते हो कि मान लो आपके पास दो सेट हैं, ए के 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, बी के एलिमेंट्स की अगर बात करें 3 4 5 इसके एलिमेंट्स हैं। तो ए यूनियन बी में क्या आएगा? ए यूनियन बी मैंने आपको बोला था सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे, इसके सारे एलिमेंट्स लिख दिए 1 2 3। अब आपको पता है रेपिटेशन नॉट अलाउड, तो 3 एक बार लिख दिया, दूसरी बार हम नहीं लिखेंगे, तो 3 लिख दिया था, तो ये आ गए इसके क्या? एलिमेंट्स। ठीक है, अब आपने देखा, अब इसको और इसको कंपेयर करो। देखो, मैंने बोला कि सारे के सारे क्या होंगे? एक्स होंगे और एक्स बिलोंग करेंगे ए को। अब आप देख रहे हो कि एक्स 1 2 और 3 ये किसको बिलोंग कर रहे हैं? ए को। और एक्स बिलोंग्स टू बी, या तो ए को बिलोंग करेंगे या बी को बिलोंग करेंगे, उसके अलावा कोई और चॉइस नहीं है। या तो ए को बिलोंग करेंगे या बी को बिलोंग करेंगे। आप देख रहे हो जो पहले 3 हैं वो किसको बिलोंग कर रहे हैं? ए को, और जो लास्ट वाले 3 हैं वो किसको बिलोंग कर रहे हैं? बी को। तो या तो ए को बिलोंग करेंगे या बी को, और जो कॉमन होंगे वो दोनों को बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, आप इसको इस तरीके से याद रखोगे। अब
बात करें अगर इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी की अगर बात करें तो द सेट ऑफ ऑल एक्स, सारे के सारे एक्स होंगे और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एक चीज याद रखना कि यहां पे और था और यहां पे क्या है, एंड है। अब क्या डिफरेंस है और में और एंड में, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। अब एंड का मतलब है कि x जो a को बिलोंग करेगा ना, वो साथ ही साथ b को भी बिलोंग करेगा। जो a को बिलोंग करेगा वो साथ ही साथ किसको बिलोंग करेगा, b को भी बिलोंग करेगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एलिमेंट कॉमन होंगे, ठीक है। x दोनों को बिलोंग करेगा, a को भी बिलोंग करेगा और साथ ही साथ b को भी बिलोंग करेगा। इसकी अगर एग्जांपल ले लें तो a इंटरसेक्शन b किसके बराबर है, कॉमन कौन सा इसमें, 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 3। और 3 जो है 3 बिलोंग्स टू a एंड 3 बिलोंग्स टू b। समझ आई, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, इंटरसेक्शन वाला भी समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं किस पे, डिफरेंस ऑफ सेट्स। अगर मैं बात करूं डिफरेंस ऑफ सेट्स, तो इसमें भी हमारे पास मान लो A एंड B V2 सेट्स, दो सेट्स हैं हमारे पास, ठीक है। A और B हमारे पास क्या है, दो सेट है। सेट वही ले लेते हैं हम एग्जांपल के तौर पे, 1 2 3, B कितना है 3 4 5, ठीक है। अब इसको अगर मैंने रिप्रेजेंट करना हो तो रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं A माइनस बी, और इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं A माइनस बी इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x, सारे के सारे x होंगे सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। समझ आई, क्या होगा कि x बिलोंग करेगा A को बट x डज नॉट बिलोंग्स टू B। ध्यान से देखना आप इसको, a माइनस बी अगर मैं यहां पे निकालूं तो वो किसके बराबर होगा। अब आपको पता है a माइनस बी मतलब a में से हमने b को काट देना है, मतलब b के जितने भी एलिमेंट्स होंगे हमने उसको क्या कर देना, निकाल देना बाहर। तो a में b के कितने एलिमेंट्स हैं, a में 3 एलिमेंट्स हैं जिसमें से एक एलिमेंट b का है, तो हम क्या आंसर लिखेंगे इसका 1 और, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि x जो है वो बिलोंग करेगा a को तो बिलोंग करेगा लेकिन b को बिलोंग नहीं करेगा। अब आप देख रहे हो कि जो 3 था, 3 बिलोंग a को भी कर रहा था और 3 बिलोंग b को भी कर रहा था। एक चीज तो ये सेटिस्फाई कर रहा था, इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा था, बट इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 3 इसमें नहीं आएगा। समझ आई, मुझे उम्मीद है आपको डेफिनेशंस क्लियर हुई होगी, ठीक है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। तो गाइस अभी हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या चीज है ये आपको पता होना चाहिए। मान लो हमारे पास सेट है, लेट ए बी अ सेट, ए एक सेट है एंड यू इज यूनिवर्सल सेट। यू आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट है। आपको पता ना यूनिवर्सल सेट जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं, जो एक सुपर सेट होता है, सबसे बड़ा सेट होता है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और ये उसके सबसेट्स होते हैं, ठीक है। तो अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, अब इस सेट का हमने क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, कॉम्प्लीमेंट को पहले किससे डिनोट करते हैं, या तो ए डैश लिख सकते हो आप या लिखते हो ए सी, ठीक है, ए रेज़ टू पावर सी। आप इस तरीके से भी इसको डिनोट कर सकते हो या इस तरीके से भी इसको डिनोट कर सकते हो। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, ए डैश किसके बराबर होता है, तो ए डैश बिलोंग्स टू, ठीक है सॉरी, ए डैश इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स, सारे के सारे एक्स होंगे सच दैट
x belongs to u, x belongs to u and x does not belongs to, ठीक है। तो a कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, a कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा x के के सारे x होंगे और x बिलोंग करेंगे u को, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अब आपने देखा, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूं, यूनिवर्सल सेट ले लूं 1 2 3 4 5, दिस इज अ यूनिवर्सल सेट एंड उसके बाद मैं ले लूं एक a सेट जो मैंने यहां पे कंसीडर करा है, ठीक है। उसके एलिमेंट्स ले लेता हूं मैं 1 2 3, बिकॉज यूनिवर्सल सेट का हर कोई सेट सबसेट ही होता है, यूनिवर्सल सेट का हर कोई सेट सबसेट ही होता है। अब ये भी इसका सबसेट है, सबसेट है, तो अगर मैंने a डैश लिखना है, अगर मैंने a डैश निकालना है, अब आपको पता है a डैश किसके बराबर होता है, a डैश x के बराबर होगा और x बिलोंग करता होना चाहिए u को, ठीक है, x u को बिलोंग करना चाहिए। तो ये सारे ही u को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सेट के पार्ट हैं, एलिमेंट्स हैं, तो ये u को क्या करेंगे, ठीक है, क्या कर रहे हैं u को, यूनिवर्सल सेट के अगर ये पार्ट हैं तो ये बिलोंग कर रहे हैं सारे के सारे यूनिवर्सल सेट को। अब आपने देखा कि यूनिवर्सल सेट को तो ये बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ a को बिलोंग नहीं करना चाहिए, a को बिलोंग नहीं करना चाहिए। अब आपने देखा जो 1 है वो u में भी है, इसमें भी है, मतलब दोनों को बिलोंग कर रहा है ये, ठीक है, मतलब ये नहीं आएगा। 2 की अगर बात करें तो 2 b दोनों में है, दोनों को बिलोंग कर रहा है, ये भी नहीं आएगा। 3 जो है ये भी दोनों को बिलोंग कर रहा है, ये भी नहीं आएगा। और 4 की अगर बात करें तो 4 सिर्फ u को बिलोंग कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसको बिलोंग कर रहा है, u को, तो 4 आएगा इसमें। और क्या आएगा 5 भी किसको बिलोंग कर रहा है, u को, तो ये इसका आंसर होगा। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि जो a डैश होता है वो u माइनस a के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, u माइनस a के, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा है ना पीछे डिफरेंस ऑफ सेट, उसी तरीके से ये भी होगा कि यूनिवर्सल में से आपने a को माइनस कर देना, उसकी भी यही फॉर्मेशन थी है ना। अब उस तरीके से भी आप इसको डिराइव कर सकते हो। अब अगर वेन डायग्राम में हम देखें, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा, ये वेन डायग्राम से और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो वेन डायग्राम बनाते हैं। देखो, अगर मैं वेन डायग्राम की बात करूं, रेक्टेंगल ज्यादा बड़ा बन गया, ठीक है। वेन डायग्राम में आपको पता है एक यूनिवर्सल सेट होता है, और यूनिवर्सल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से, यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट के बीच में एक सेट है जिसका नाम है A, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का सबसेट है ना A, तो A मैंने यूनिवर्सल सेट के अंदर बना दिया, क्लियर। अब हमने निकालना है A डैश। अब आपको पता है कि जो A डैश है, मैं इसको लिख देता हूं साइड पे, A डैश बिलोंग्स टू एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू A, क्लियर। कि जो एलिमेंट होने चाहिए वो A के अंदर तो नहीं होने चाहिए, ये बात पक्की है कि A के एलिमेंट तो नहीं होने चाहिए इसमें। तो A को हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा खाली छोड़ देंगे, इसको हम फिल नहीं करेंगे, बाकी सारा क्या होगा, बाकी ये सारा का सारा पार्ट जिसको मैंने डार्क करा है वो सारा क्या होगा, आपका A डैश होगा, ठीक है। सारा का सारा क्या होगा, A डैश होगा, सिर्फ इस वाले पार्ट को छोड़ के, सिर्फ किसको छोड़ के, A को छोड़ के, ठीक है। क्योंकि A को बिलोंग नहीं करना चाहिए, तो सर्कल के अंदर कोई भी एलिमेंट इसका नहीं होगा, सर्कल के अंदर इसका कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, और बाकी सारा का सारा पार्ट क्या होगा, आपका A डैश होगा, क्लियर है। तो अब हम इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कुछ। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको देख लो आप। देखो, अगर A कॉम्प्लीमेंट के ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट लगा दूं मैं, अगर A कॉम्प्लीमेंट के ऊपर मैं एक और कॉम्प्लीमेंट लगा दूं तो उसका आंसर आएगा A ही, ठीक है। अब इसको आप फाइंड भी कर सकते हो। देखो, फाइंड अगर इसको करना है तो मान लो A के पास एलिमेंट है 1 2 3, U के पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5,
उसी तरह से, ठीक है। अगर आपने ए डैश निकालना है, अब आप तो निकालना तो आ ही जाता होगा, ठीक है। अब आपने देखा ए को बिलोंग नहीं करना चाहिए, तो ए के ये तीनों एलिमेंट नहीं आएंगे, बाकी वाले ये दोनों एलिमेंट क्या होंगे, ठीक है। जो ए को बिलोंग करेंगे वो नहीं आएंगे, और बाकी वाला इसका आंसर क्या आएगा, 4 5 आएगा। क्लियर है। अब अगर मैं क्या करूं, आपको पता ना ए डैश जो होता है वो बेसिकली यू माइनस ए के बराबर भी होता है, ठीक है, इसको भी याद रखना। अब अगर मैं ए डैश मेरा क्या आया 4 5, अगर मैं इसके ऊपर एक और डैश लगा दूं, इसके ऊपर एक और डैश लगा दूं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा u माइनस ए डैश। समझ आ रही है, ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए, तो ए डैश के ऊपर डैश अगर लगाएंगे तो वो किसके बराबर होगा, u माइनस ए डैश के, ठीक है। अब आपने देखा u माइनस ए डैश किसके बराबर होगा, तो आपने डिफरेंस ऑफ सेट पढ़े हुए हैं, तो ए डैश की अगर बात करें तो वो 4 5 है, और अगर u की बात करें तो वो कितना है 1 2 3 4 5। अब आपने देखा कि डिफरेंस ऑफ सेट का क्या मतलब होता है, जो हमने पहले लिखा होता है उसके एलिमेंट लिखे जाते हैं, जो हमने पहले लिखा होता है उसके एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, बट जो बाद में लिखा होता है उसका एलिमेंट नहीं होना चाहिए बीच में, उसका कोई भी एलिमेंट बीच में नहीं होना चाहिए। तो अब आपने देखा इसके पास कितने एलिमेंट है, 5, 4 और 5 तो क्या है, कॉमन है दोनों में, तो कॉमन वाला पार्ट तो नहीं आएगा। अगर कॉमन वाला पार्ट नहीं आएगा तो इसका आंसर क्या बनेगा, 1 2 3, और 1 2 3 किसके बराबर है, ए के बराबर। समझ आई कहाँ पे है, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम ए डैश को यूनियन करें ए के साथ तो वो बराबर होगा यूनिवर्सल सेट के। किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट के। अगर ए डैश और ए का हम क्या कर दें, यूनियन कर दें, तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। अब आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, देखो ये ए है, ठीक है, और ये ए डैश है, 1 2 3 और 4 5, इनका यूनियन करेंगे तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही तो बनेगा। समझ आ रही है, तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी यहां से। अब थर्ड प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो वो ये है, ए डैश इंटरसेक्शन ए की अगर बात करें तो वो बराबर होता है 5। अब आप बोलोगे ये 5 के बराबर कैसे होगा, तो आपको पता है डिसजॉइंट सेट का, डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है जिसके एलिमेंट कॉमन नहीं होते। अब आपको पता है ए डैश और ए में जो एलिमेंट होते हैं वो कॉमन नहीं होते, क्योंकि ए डैश में ए के एलिमेंट नहीं आते और ए में ए डैश के एलिमेंट नहीं आते, तो ये कॉमन होंगे ही नहीं। अगर कॉमन नहीं है तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, अगर एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो आंसर क्या आएगा, 5 ही तो आएगा। समझ आ रही है, ठीक है। तो उसके बाद और क्या, हाँ, अगर हम यूनिवर्सल सेट के ऊपर डैश लिख दें, यूनिवर्सल सेट का हम क्या कर दें, डैश कर दें, वो किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा। तो आप देखोगे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ए डैश का फॉर्मूला होता है यू माइनस ए, क्लियर है। तो यू डैश का फॉर्मूला क्या होगा, यू माइनस यू। समझ आ रही है, ए डैश का अगर फॉर्मूला है यू माइनस ए तो यू डैश का फॉर्मूला होगा यू माइनस यू, मतलब यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को माइनस कर देना। अगर यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को माइनस करोगे तो पीछे क्या बचेगा, कुछ बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो इसका आंसर क्या होगा 5। याद रखना इसको, ठीक है। u में से u को अगर माइनस कर दोगे तो पीछे क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो मुझे उम्मीद है ये सभी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं डी मॉर्गन लॉ की तरफ। अब हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे। पहली चीज है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन कॉम्प्लीमेंट, सॉरी यूनियन का कॉम्प्लीमेंट नहीं, बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा,
और दूसरा है इसका फॉर्मूला ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो बराबर होगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये दो चीजें आप पढ़ोगे इसमें, ठीक है। अब ये चीजें कैसे बनी हैं वो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन आप इसको याद रखोगे। अगर मैं बोलूं कि जो यूनियन का साइन है, यूनियन का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करूं तो वो इंटरसेक्शन के बराबर होता है। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन के बराबर होता है और इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट यूनियन के बराबर होता है। इस चीज को याद रख लेना, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन के बराबर होता है और इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट यूनियन के बराबर होता है। क्लियर? अब इसका हम यूज करके इसको बनाएंगे। अब आपने देखा ए इंटरसेक्शन बी का क्या था, कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है होल कॉम्प्लीमेंट है सबके ऊपर, सबके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो मैं सबको कॉम्प्लीमेंट क्या करूंगा, खोल दूंगा। अब कॉम्प्लीमेंट ए के ऊपर भी लग गया, इंटरसेक्शन के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट लग गया और बी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट लग गया। अब आपको पता है जो इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसके बराबर होता है, यूनियन के बराबर होता है, तो इसका आंसर आ गया। क्लियर है, समझ आई? अब दूसरे का भी ऐसा ही होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, तो इसको भी खोल देंगे हम, ए डैश यूनियन डैश और बी डैश। अब आपने देखा ए डैश यूनियन का इंटरसेक्शन अगर करेंगे, सॉरी यूनियन का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो इंटरसेक्शन के बराबर होगा। समझ आई? तो इसका आंसर ये आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर होगी ये चीजें, ठीक है। तो ये डिमॉर्गन्स लॉ है, आप इसको भी याद रखोगे, इन दोनों लॉज को, इसका आप यूज करके क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस अब हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन पे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमें आती हैं उनको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूलाज हम यूज करते हैं। अब मैं आपको वो फॉर्मूलाज बताऊंगा और हम 2 से 3 क्वेश्चंस आज करेंगे और बाकी के क्वेश्चंस हम कल और परसों के लेक्चर में रखेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो ये टॉपिक, ठीक है। Practical problems on union and intersection। यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगी उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज देखो कि मान लो हमारे पास 2 सेट्स हैं जिसके एलिमेंट्स मैं मान लेता हूँ 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6, ठीक है। ये एलिमेंट्स है मेरे पास किसके, ए और बी के। अब अगर मैंने देखो ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप देख रहे हो 4 एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। अब इसको मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 4। कि ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं, तो मैंने लिख दिया 4 हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो भी कितने हैं, 4। समझ आ रही है, ठीक है। अब अगर मैं इसका ए यूनियन बी निकाल दूं, क्या निकाल दूं, ए यूनियन बी। अब आपको पता है ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है, इसके भी सारे एलिमेंट्स, इसके भी सारे एलिमेंट, बट रेपिटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। तो अब आपने देखा 1 2 3 1 2 3 4 तक हो गया। अब आपने देखा 3 4 तो यहां पे भी है, तो वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ, तो बाकी 5 6 लिख दो। समझ आ रही है, ठीक है। ए यूनियन बी निकाल दिया हमने। अब आपने देखा कि इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो आ गए 6। समझ आ रही है, कितने एलिमेंट्स हैं, 6। तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो वो कितना होगा, कॉमन देखेंगे हम, कॉमन ये है 3 4, तो यहां पे आंसर क्या आएगा 3 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तो वो कितने होंगे, 2 एलिमेंट्स। समझ आ रही है।
अब ये मैंने क्यों बताया, उसका भी एक कारण है कि जब आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो इस हिसाब से नहीं आएंगी, इस हिसाब से आएंगी। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आपने याद रखना। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। इस क्वेश्चन को भी मान लो इसमें से आपको कोई चीज नहीं पता होती, मान लो कि आपको नहीं पता है यहाँ पे 6 आएगा, सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, एन ए यूनियन बी हमने निकालना है। ठीक है, तो हमने इसको निकालना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं 4, तो 4 लिख लिया यहाँ पे, प्लस कर दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो वो भी कितने हैं, और माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। 8 - 2 = 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपने इस मेथड से, इस फॉर्मूले से सॉल्व करने हैं। क्लियर है गाइस। ठीक है, एक और फॉर्मूला इसके साथ ही, उसको भी देख लो। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अगर मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, मान लो 3 सेट के बीच में यूनियन है, तब आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखोगे। फॉर्मूला लगेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी भी आप बोल सकते हो, क्योंकि दोनों का आंसर सेम ही होगा, आप कुछ भी बोल सकते हो। प्लस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आपका फॉर्मूला है। कब यूज करोगे आप इसका, जब आपको 3 सेट के बीच में रिलेशन फाइंड करना होगा। क्लियर है, तब आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। और इसको आप इजीली याद रख सकते हो कि नंबर ऑफ, जो एक एलिमेंट की बात होगी, एक सेट की जहां पे बात होगी वहां पे प्लस का साइन आएगा, 2 एलिमेंट्स की जहां पे बात होगी, सॉरी 2 सेट की जहां पे बात होगी वहां पे माइनस आएगा, और जहां पे 3 सेट की बात होगी वहां पे क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, ऑड इवन का कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे तो आप इजीली इसको याद कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर, ताकि आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, so guys, क्वेश्चन रहा आपके सामने, इफ x and y are 2 sets such that x union y has 50 elements, x has 28 elements, y has 32 elements, how many elements does x intersection y have? So आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपके पास 2 सेट हैं x और y। ठीक है, x यूनियन y आपको दिया हुआ है कितना, 50 एलिमेंट्स, तो आप इसको लिख लो n x यूनियन y = 50। ठीक है, x has 28 एलिमेंट्स, तो x के कितने एलिमेंट्स हैं 28, y के कितने एलिमेंट्स हैं 32, और आपने निकालना क्या है x इंटरसेक्शन y। प्रॉब्लम होगी इस क्वेश्चन में, तो बिल्कुल नहीं। अब आपने देखा फॉर्मूला आपको आता है, उस फॉर्मूले का यूज करना है आपने यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या है, x यूनियन y = n of a प्लस n of x n of y माइनस n x इंटरसेक्शन y। अब आपको पता है इसकी जगह हमें दिया हुआ है 50, लिख दिया। इसकी जगह हमें क्या दिया हुआ है, nx कितना है, तो nx 28 है, ny कितना है, तो ny 32 है, और माइनस nx इंटरसेक्शन y, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो।
कि इंटरसेक्शन को यहाँ पे ले आओ और इसको उठा के वहां पे ले जाओ, ठीक है। तो आप उसको रहने दो, ठीक है, आपको जिस तरीके से अच्छा लगता है वैसे आप कर लेना, कैलकुलेशन अब आपके हाथ में है। तो 28 और 32 कितना होता है, तो आपको पता 30 30 60 हो गए, माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो 60 को अगर मैं यहाँ पे ले जाऊं तो माइनस 60 हो जाएगा, प्लस 50 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये कितना आ जाएगा -10 और ये आ जाएगा माइनस एन, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल और एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 10। तो आंसर कितना आएगा आपका 10 आंसर आएगा। क्लियर है? तो आप इस तरीके से इसको कर सकते थे। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस ये रहा आपके सामने सेकंड क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है कि इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स who teaches mathematics or physics. Of these 12 teach mathematics and 4 teach both mathematics and physics. How many teach physics? आपने बताना है कि कितने टीचर्स हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, जो कितने टीचर हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि 20 टीचर ऐसे हैं जो टीच करते हैं मैथमेटिक्स या फिजिक्स। तो आपने लिखा था कि जब ये वर्ड और आएगा ना, तो और का मतलब होता है यूनियन। और का क्या मतलब होता है? यूनियन। इसको याद रख लेना कि और का मतलब यूनियन होता है और एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है। इस चीज को याद रख लेना, ठीक है। अब हमने देखा मैथमेटिक्स या फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स कितने हैं? 20 हैं, ठीक है। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स, जो 12 हैं वो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। 4 टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। एंड आया तो एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है। तो यहाँ पे 4 टीचर ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जो दोनों मतलब दोनों में कॉमन है, दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ये जो 20 टीचर है ना, वो या तो मैथ पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि वो दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो मैथ पढ़ाते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो फिजिक्स पढ़ाते होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो सभी दोनों के दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे, ठीक है। अब हमने निकालना है कि फिजिक्स कितने पढ़ते होंगे, कितने पढ़ाते होंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला आपके पास है, क्या होता है फॉर्मूला? ठीक है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स है तो M यूनियन P लिख सकते हैं हम, इक्वल टू नंबर ऑफ M प्लस नंबर ऑफ P माइनस नंबर ऑफ M इंटरसेक्शन P। क्लियर है? अब आपने देखा M यूनियन P कितना है, तो वो लिखा हुआ ऊपर 20। मैथमेटिक्स कितने पढ़ाते हैं, तो 12 टीचर्स ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। फिजिक्स वी डोंट नो। और इसकी अगर बात करें M इंटरसेक्शन P, तो वो कितने टीचर्स हैं? 4 टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पे 20 आ गया, 12 है और -4 है। 12 - 4 कितना होता है? 8। तो 8 को मैं इस साइड अगर ले जाऊंगा, चलो डायरेक्टली क्यों करना, ठीक है। 8 को अगर मैं यहाँ पे ले आऊं तो ये कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। तो फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर कितने आएंगे? तो 12 टीचर्स ऐसे होंगे जो फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हो। अब इस तरह के क्वेश्चनों को आप वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो, और वो भी बहुत इजीली। अब आपने देखा ये हमारे पास क्या है? रेक्टेंगल है, मतलब यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में हमने 2 सेट बना लिए, एक हम मान लेते हैं मैथमेटिक्स और एक फिजिक्स का, ठीक है। 2 सेट मान लिए, एक मैथमेटिक्स वाले टीचर और एक फिजिक्स वाले टीचर। अब ये वाला पार्ट कॉमन होता है जो दोनों पढ़ाते होंगे, जो मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। तो बोथ में कितने हैं? 4। तो इसके अंदर 4 टीचर आएंगे। कॉमन वाले पार्ट में कितने टीचर आएंगे? 4, ठीक है। अब उन्होंने बोला टोटल टीचर कितने हैं?
20 स्कूल में 20 टीचर है, ठीक है, 20 टीचर है, हाँ 20 टीचर है और उनका यूनियन है, यूनियन है। यूनियन का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा सर्कल, पूरा का पूरा सर्कल, मतलब ये 20 के 20 इसके अंदर ही आने चाहिए, ये 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, टोटल इनका सम जो होना चाहिए वो 20 होना चाहिए, ये चीज है। अब आपने देखा कि अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो कितने टीचर हैं जो मैथ पढ़ाते हैं, तो आपने देखा 12 टीचर हैं जो मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है। अब मैंने देखा कि 4 तो मैंने ऑलरेडी लिख दिए जो मैथ पढ़ाते हैं, क्योंकि ये जो टीचर है ये मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं, मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं, तो मैथ तो पढ़ाते ही है ना, मैथ तो पढ़ाते ही हैं, तो 4 ये लिख दिए, 8 यहाँ पे लिख दूंगा, 8 4 कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है, 8 4 12 हो गए। अब हमने निकालना है कि फिजिक्स कितने टीचर पढ़ाते होंगे, तो हमें पता है टोटल हमने सम कितना रखना है, इसका 20 रखना है, तो 8 4 12, तो यहाँ पे भी 8 आ जाएंगे, समझ आई। अब आपने देखना है कि फिजिक्स कितने पढ़ाते होंगे, तो 4 तो हमने पहले ही लिख दिए थे कि ये 4 मैथ भी पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, तो 4 तो ऑलरेडी थे और 8 ये आ गए, 8 और 4 कितने हो गए 12, तो आपका आंसर क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है, समझ आई। इस तरह से भी आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, बहुत इजी है, ठीक है। आपने देखा ना ये पूरा का पूरा जो सर्कल है वो किसका सर्कल है, फिजिक्स वाला सर्कल है, पूरा का पूरा सर्कल फिजिक्स वाला है, और इसके अंदर क्या क्या आ रहा है 4 और 8 एलिमेंट्स, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे आंसर कितना आएगा 12, ठीक है, समझ आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे, तो गाइस ये रहा थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, 35 स्टूडेंट्स की क्लास है जिसमें से 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड लाइक टू प्ले 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, 24 जो है वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 16 जो है वो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, मतलब हर एक बच्चा दोनों में से कोई एक गेम तो खेलता ही खेलता है, मतलब एटलीस्ट एक तो खेलता ही है, ठीक है। अब आपने देखना है, आपने निकालना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, आपने निकालना है क्रिकेट एंड फुटबॉल। अब आपको पता है एंड का मतलब क्या होता है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आप ही सॉल्व करोगे और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं, आपने इनमें से चूज करना है विच इज द आंसर, ठीक है। तो गाइस आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी चीजें। अगर आपका किसी भी चीज में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और गाइस मुझे ना मतलब कमेंट सेक्शन में ये भी बताते रहा करिए कि आपको समझ आ रही है, ठीक है, मतलब आपको किस तरीके से पढ़ना है, आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि ज़्यादा फास्ट हो रहा है वो भी बता सकता है, अगर आपको किसी को लगता है कि ज़्यादा स्लो हो रहा है तो वो भी बता सकता है, ठीक है। हम उनकी जो फीडबैक होंगे उनके अकॉर्डिंग ही अपना काम करेंगे, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ ही हम फिनिश करते हैं आज का सेशन, तो ऑल द बेस्ट है गाइस, अच्छे से पढ़िएगा और सिलेक्शन लीजिए।